हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं तो आज की क्लास में हम बात करेंगे होम साइंस यानी गृह विज्ञान। और आज के कुछ नए टॉपिक्स हैं जो आज आपको हम मॉडल पेपर आपको यहाँ पे बताएंगे। जो मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आपके पेपर से रिलेटेड होगा, जो 99% आपके पेपर से मैच करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का ये लास्ट आपका पेपर होगा और लास्ट मॉडल पेपर है, क्योंकि पेपर से आपका नज़दीक है। इस वजह से आपको यहाँ पे कुछ नए प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोग ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि किस तरीके से हमें पढ़ना है और क्या हमें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे प्रश्न आपका कि आपको प्रश्न किस तरीके से करने हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग प्रश्न आए हुए हैं। तो देखते हैं आपके प्रश्न की तरफ। और हमारे अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो को भी शेयर करते रहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों होता है आपका ये कि हमारा मॉडल पेपर प्रश्न किस तरीके से, मॉडल पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। और उसका में सबसे बड़ी बात होता है कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं तो हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न में हो जाता है, यानी प्रश्न हमारा बैलेंस हमारा मेंटेन हो जाता है प्रश्न पढ़ने के साथ साथ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से आपका जो पेपर है वो पेपर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाता है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर लेते हैं। जितने भी वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बैक टू बैक डाली है वो सारे आपके पेपर से बहुत ही मैचिंग होगा। अगर आप का पेपर नज़दीक है तो आप पेपर जिनका पेपर हो गया है वो पेपर उठाइए और एक एक प्रश्न देखिए। सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे और आपको इसी वजह से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि वीडियो से आप लोग पढ़ते रहेंगे तो एक एक प्रश्न आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका रहेगा मॉडल पेपर इस तरीके से। चलिए छोड़िए, ये सब बातें तो होती रहती हैं और मैं आप सीधा प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है बीए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान, जिसे होम साइंस कहते हैं आप लोग। फिर प्रश्न पत्र है आपका उन्नत पोषण एवं मानव विकास, जिसे हम एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये आपका प्रश्न पत्र होगा कि पेपर हो गया आपका, क्वेश्चन पेपर क्या हो गया, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे पहले मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस भी आपको निर्धारित कर दिया था, सिलेबस किस तरीके से है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका आता है। फर्स्ट प्रश्न है कि भोजन की परिभाषा दीजिए। अब भोजन की परिभाषा किस तरीके से है। अब सबसे बड़ी बात, भोजन क्या होता है। भोजन ये होती है कि जब हमारे अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाए या ऊर्जा को प्रदान करे, वही हमारा भोजन होता है। अब भोजन को हम जो खाते हैं पीते हैं तो भोजन ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन हमें सबसे अनिवार्य है। इसी वजह से हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग सारा चीज़ होता है। तो सबसे मुख्य आहार हमारा भोजन होता है। अब भोजन की परिभाषा आप लेंगे कि वह पदार्थ जो ठोस हो या तरल हो। जो हमारा जो पदार्थ है वो चाहे ठोस हो या तरल हो। तरल आपका जैसे दाल हो गई, सब्जियां हो गई, उसका फिर दलिया हो गया, ये सारे आपके तरल पदार्थ रहते हैं। अब ठोस में जैसे रोटी हो जाती है, आपके ब्रेड हो जाते हैं, चावल हो जाते हैं, जिनको कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है तथा वह शरीर में जाकर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, भोजन कहलाता है। भोजन इसी को कहते हैं भोजन। जैसे आपकी जो ऊर्जा है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊर्जा की कमी को पूरा करे, यानी कि जो आपको चलने में, खाने में, पीने, खेलने में, पढ़ने में, दौड़ने में जो हमें भूख लगती है उसको जो उस भूख को मिटाती है वही हमारा भोजन होता है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं। कोलोस्ट्रम का मतलब होता है कि डिलीवरी, जिसे हम कहते हैं प्रसव। डिलीवरी का मतलब होता है प्रसव। डिलीवरी के बाद जो स्तनों में पहला दूध आता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें यानी कि इस दूध में नवजात शिशु को कई तरह से लाभ मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, जिनका रंग पीला होता है और वह गाढ़ा होता है। कोलोस्ट्रम में बीटा कैरोटीन की जो मात्रा है वो उच्च होती है और इसका रंग पीला होता है। और इसमें
आपके अनेक प्रकार से बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और बच्चा जो है वो कभी रोगी नहीं होता है निरोगी के सिवाय। तो ये होता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम के मतलब हम सब समझिए, कोलोस्ट्रम का मतलब होता है यानी कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए जो पीला गाढ़ा हो उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसमें को क्या होता है, बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा होती है, बीटा कैरोटीन होता है। तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उसका फिर आपका आता है थर्ड प्रश्न कि मानव विकास की परिभाषा दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें लिखेंगे विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होती है, क्योंकि इसमें परिवर्तन का वह प्रगतिशील क्रम निहित होता है जो परिपक्वता की लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी कि जो योग्यता होती है, जो विशेषताएं होती हैं, मान लीजिए जैसे आपका मानव विकास में जो आपके अंदर पढ़ने लिखने की क्षमता है, आप लोग कैप्चरिंग क्षमता हो जाती है। जैसे आपका 7 से और 15 साल के बीच में लड़कों की कैप्चरिंग क्षमता होती है। उनको जो भी पढ़ाओ, जो भी लिखाओ, जैसे भी कराओ, वो उसी तरीके से उनकी जो विकसित सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, कैप्चरिंग हो जाता है, वो खींचता रहता है, वो दिमाग के अंदर बैठता चला जाता है। क्योंकि वो क्या होता है कि जीवन का पहला सिस्टम होता है और वो अच्छे से क्या होता है, कैप्चरिंग और गैदरिंग करने का मोस्ट टाइम मिल जाता है। तो ये हो जाता है मानव विकास की परिभाषा। उसके फिर आपका आता है फोर्थ नंबर, वयः संधि की वयः संधि अवस्था किसे कहते हैं। वयः संधि अवस्था के बारे में क्या है, इसमें लिखेंगे वयः संधि। अब वयः संधि का मतलब क्या होता है, वयः संधि का तात्पर्य होता है संपूर्णता की ओर ले जाने की अवस्था, यानी कि संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था। तो उसे हम वयः संधि कहते हैं। वयः संधि जो हमारे संपूर्ण से क्या करता है, संपूर्ण रूप से अवस्था की ओर ले जाती है। जैसे आप छोटे बच्चों, छोटे की वजह से फिर बड़े होते हैं, बड़े से फिर और बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर क्या होता है, डेथ हो जाता है। यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है, आप पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में फिर बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में फिर आपका मिडिल अवस्था आ जाती है, मिडिल अवस्था में फिर वृद्धावस्था आ जाती है और फिर मृत्युवस्था होता है। तो इस तरीके से इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, वयः संधि अवस्था। इसको किस तरीके से, अब वयः संधि अवस्था को हम यौनोत्सुक क्या कहते हैं, यौनोत्सुक या प्यूबर्टी क्या कहते हैं, प्यूबर्टी भी कहते हैं, जो लैटिन भाषा में प्यूबर्टस से बना है। क्या बना है, प्यूबर्टस से बना है। वयः संधि अवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, फर्स्ट नंबर में आता है पूर्व यौनोत्सुक अवस्था, सेकंड नंबर में आता है यौनोत्सुक अवस्था और उत्तर यौनोत्सुक अवस्था। अब पूर्व यौनोत्सुक अवस्था का मतलब होता है कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि आप पैदा हुए में मिडिल अवस्था में आए, मिडिल अवस्था से वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था से आपका मृतावस्था। तो ये 3 अवस्था जो है वो उत्तर यौनोत्सुक अवस्था के बीच में आता है, ये दोनों, और ये दोनों आपके पूर्व यौनोत्सुक अवस्था में आता है और यौनोत्सुक अवस्था में आता है। तो ये आपके 4-5 लक्षण दिए गए हैं, वो मुख्य रूप से आपके वयः संधि के अंतर्गत आते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है 5वां नंबर, यानी कि 5th नंबर में आता है कि महिला सेक्स हार्मोन। अब महिला सेक्स हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। महिलाओं में मुख्यतः 2 सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन से, जो फर्स्ट नंबर में आता है एस्ट्रोजन, सेकंड नंबर में आता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या आता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं जो महिला सेक्स हार्मोन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों, ये आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो दोनों प्रश्न हैं ये आपके बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं और जो आपके कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें, और मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितने भी प्रश्न होते हैं सारे अपडेट हो जाते हैं, और इसमें से आपको सारी चीज़ें मुख्यतः जो दिया गया है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उसका फिर आता है 6 नंबर, पथ्यापथ। पथ्यापथ किसे कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न था
पथ्यापथ्य, इसमें आपका आएगा, इसमें लिखेंगे आप लोग पथ्यापथ्य का अर्थ पोषण विज्ञान। जो पथ्यापथ्य होता है इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पोषण विज्ञान। पोषण विज्ञान के जो सिद्धांत एवं प्रबंध के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों अथवा समूहों को उनके विभिन्न स्तर तथा स्वस्थ परिस्थितियों को दृष्टि रखते हुए खिलाने की कला तथा विज्ञान का मिश्रण होता है। इसी को हम पथ्यापथ्य कहते हैं। यानी हम बात करें तो जो इसके स्तर हैं, स्वस्थ परिस्थिति, उसके बाद में फिर आता है इसके सिद्धांत, पोषण विज्ञान के सिद्धांत हो गए, प्रबंध हो गए, उसके बाद में इसके समूह हैं, इसके आर्थिक स्तर है, इसके स्वस्थ परिस्थितियाँ हैं, इसी के खिलाने पिलाने की जो कला होती है या इसके विज्ञान में जितने भी सारे इसके मिश्रण हैं वो पथ्यापथ्य के अंतर्गत हैं। अगर बात करें आहार विज्ञान, भोज्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों का उपयोग एवं किसी रोग की अवस्था है जिससे व्यक्ति विशेष का स्वस्थ बना रहे तथा किसी रोग की अवस्था को रोकने एवं उसके उपचार में सहायता प्राप्त हो सके। आहार विज्ञान सामान्य आहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूपांतर एवं परिष्कृत रूप है। उसका फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 7वां नंबर है, यानी कि 7 नंबर है सुपोषण। सुपोषण किसे कहते हैं? अब इसमें लिखेंगे सुपोषण का मतलब क्या होता है। सुपोषण की परिभाषा होता है मेन रूप से, सुपोषण का मतलब होता है दोस्तों कि पोषण करने की जो विधि होती है, जिसे हम पोषण करते हैं, जैसे छोटा बच्चा है उसको पोषण की विशेष ध्यान दिया जाता है और उसके जो उसमें पाए जाने पोषक तत्व होते हैं उसकी मात्रा की गणना करना या उसके शरीर में विकसित करने वाली जो दृष्टि है, यानी उसके जो गोचर हैं, या फिर बात करें उसके जो प्रत्येक विधि है उसको अपनाई जाने वाले जो सारे विधि हैं और विशेषताएं हैं उसको ग्रहण करना ही सुपोषण कहलाता है। अगर हम बात करें इसमें आपका, तो भोजन की वह मात्रा तथा प्रकार जिसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आवश्यक मात्राओं में हो जिससे शारीरिक विकास उचित रूप से हो सके। यानी बात करें तो जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उसको आपके शरीर को विकास कर सके और शारीरिक सुविकसित स्वस्थ एवं पुष्ट होना चाहिए। यानी कि जो शरीर है स्वस्थ होना चाहिए, पुष्ट होना, यानी कि ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, यानी कि मीडियम साइज जिसे कहते हैं। फैट, अगर आपको दौड़ने की ज़रूरत हो तो आपको थकान ना महसूस हो, कभी थकान ना आए, यही हमारा सुपोषण होता है। यानी कि जो माता पिता या भाई बहन द्वारा जितने भी आपका पालन पोषण करते हैं वो जो पोषक तत्व देते हैं और आपको शरीर को आपके मेंटेन रखते हैं, वही हमारा सुपोषण होता है। सबसे बड़ा पालनहार होता है दोस्तों, जिससे शरीर की कार्य क्षमता तथा मानसिक क्षमता में वृद्धि हो तथा जो शरीर को रोग रहित रखकर दीर्घ आयु प्राप्त करने की सहायक हो। तो यही हमारा होता है सुपोषण। 8 नंबर प्रश्न आता है, धात्रीवस्था में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा बताएं। यानी कि धात्रीवस्था की जो अवस्था है, जो धात्री अवस्था है, उसमें कैलोरी की क्या ज़रूरत होती है और प्रोटीन की क्या ज़रूरत होती है, उसको यहाँ पे लिखना। जब धात्रीवस्था में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे कैलोरी। कैलोरी में आएगा आपका, अगर बात करें तो 0 से 6 मंथ के बीच में, सबसे पहली बात इसमें 550 किलो कैलोरी होने चाहिए। 6 से 12 महीने के लड़कों को इसमें 400 किलो कैलोरी होनी चाहिए और 0 से 6 मंथ तक 550 और 6 से 12 मंथ के लड़कों को 400 किलो कैलोरी इनको कैलोरी देनी चाहिए। उसके बाद में आपका आता है धात्री का मतलब होता है छोटे बच्चों के लिए। फिर आता है प्रोटीन। मैंने आपको कैलोरी क्या बताया, अब प्रोटीन कितने दिए जाते हैं, 0 से 6 मंथ के लड़के लड़कियों को 25 किलोग्राम पर डे, 25 किलोग्राम पर डे, 25 ग्राम 25 ग्राम का जो प्रोटीन है वो देना चाहिए प्रतिदिन। और 6 से 12 मंथ के बच्चों को 18 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। तो इसी प्रकार 0 से 6 मंथ के लड़कों को 550 कैलोरी देना चाहिए, किलो कैलोरी, और 612
6 से 12 तक बच्चों को 400 किलो कैलोरी पर डे देना चाहिए। और प्रोटीन की ही बात करें तो 0 से 6 मंथ तक 25 ग्राम और 6 से 12 तक 18 ग्राम। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे बढ़ता है और 0 से 6 मंथ के बच्चों को इसलिए ज़्यादा, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी शरीर विकसित होती है। जब शरीर की विकास हो तब क्या करना चाहिए इनको 25 ग्राम। और जब ये धीरे धीरे जब 6 से 12 के बाद में इनकी जब ये चलने बैठने और उठने के इनके टाइम आते हैं तो इनको 18 ग्राम देना। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इनकी जो शरीर है वो क्या करती है, रेंगने लगती है, धीरे धीरे क्या करते हैं, ज़मीन पे चलने लगते हैं और ये बैठने लगते हैं, तो इनकी भूख बढ़ने लगती है। तो इनको क्या होती है, इनको उस समय 18 ग्राम, क्योंकि इनकी फैट बढ़ती है और उसके बाद में फिर इनका जो और पॉइंट होते हैं वो कुछ खाने पीने की अलग तरीके से आ जाती है। तो ये होता है धात्री अवस्था। अब आपका आता है विकास से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है विकास से आप क्या समझते हैं। विकास का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ में आप बढ़ोतरी करें या किसी भी चीज़ में आप आगे की ओर बढ़ें। जैसे आप छोटे हो, छोटे से आपका बड़ा हुआ, बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में फिर आप पढ़ने लगते हैं, पढ़ने के बाद में फिर आपकी धीरे धीरे जो मानसिकता है वो बढ़ने लगती है, मानसिकता के बाद में आपकी बुद्धिशैली बढ़ने लगती है और बुद्धिशैली बढ़ने के बाद में क्या करते हैं, आप एक दूसरे के प्रति जो उच्चिष्ट भावना है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये धीरे धीरे यही विकास होता है। शारीरिक विकास हो गया ये। इसके बारे में फिर बात करें तो हर तरीके के अलग अलग शारीरिक विकास, पढ़ाई का विकास, और उसके बाद में फिर आप कोई भी किसी भी प्रोग्रेसिव चीज़ में ले लें तो वो आपका विकास के अंतर्गत आती है। अब जैसे विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है, तो इसी को हम विकास कहते हैं। यहीं पे मुनरो जी ने कहा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया विकास। उसका फिर आता है 10वां नंबर, क्रियात्मक विकास के प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें आपका आता है कि क्रियात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न प्रकार से हैं। इसमें आता है फर्स्ट नंबर में संवेदात्मक विकास, और दूसरा आता है शारीरिक क्रियात्मक विकास। पहला तो आता है संवेगात्मक विकास और सेकंड नंबर में आता है शारीरिक विकास। क्या आता है? शारीरिक विकास। अब इसमें संवेद में 5 संवेद होते हैं। कौन कौन से 5? इसमें 5 कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है आँख, पहला तो आँख हो गया, दूसरा कान हो गया, तीसरा नंबर आपका आता है नाक, और चौथा जीभ, और फिर 5वां नंबर त्वचा। ये विकास जो है वो क्रियात्मक विकास के संवेदात्मक विकास हैं। अब शारीरिक विकास के 2 प्रकार होते हैं। पहली तो आती है बड़ी पेशियों का और दूसरी आती है छोटी पेशियों का। अब बड़ी पेशियों में जैसे टांगों और बाहों का हो जाता है, और छोटी पेशियों का जैसे अंगुलियों का हो जाता है। तो ये आपका आता है क्रियात्मक विकास के प्रकार। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, आपका खंडवा आता है सेक्शन ए के। हमने आपको सारे प्रश्न बताया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी रही हो जरूर लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और एक दूसरे को वीडियो जरूर शेयर करते रहिए। इसमें आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। अब इसमें लिखना है आहार आयोजन के लाभ बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें लिखेंगे आहार आयोजन के लाभ कौन कौन से हैं, किस प्रकार से दिया जाता है आहार के लाभ। इसमें लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे कि आहार आयोजन द्वारा परिवार के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकता के साथ साथ जो उनकी रुचि होती है उनका भी ध्यान रखना परम आवश्यक है। भोजन के रंग, रूप, स्वाद और पकाने की विधियों में जो विभिन्नता होती है उनके परिवार के सदस्यों की भूख बढ़ाती है। सेकंड नंबर आता है आहार आयोजन द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था की आवश्यकता के अनुरूप आहार दिया जाता है और उचित पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। थर्ड नंबर आता है आहार आयोजन द्वारा धन का भी सदुपयोग किया जाना संभव है। निम्न एवं मध्यम वर्गों के परिवार में आहार आयोजन द्वारा पौष्टिक व सस्ते आहार शामिल किए जा सकते हैं। फोर्थ नंबर, इसमें लिखेंगे आप लोग कि आहार आयोजन द्वारा समय का सदुपयोग किया जा सकता है और प्रत्येक समय के भोजन के समय यहाँ
सोचना नहीं पड़ता कि किस समय व्यक्ति के लिए क्या बनाना है, जिससे व्यर्थ के मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। 5 नंबर, आहार आयोजन करने से 3 आहार संतुलित एवं व्यवस्थित किए जा सकते हैं। और एक आहार में तो बहुत अधिक खा लिया जाता है और दूसरा आहार बिल्कुल अपेक्षित कर जाता है, इस वजह से ये आपको 3 आहार नहीं मिलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट 6 नंबर आपका आता है इसमें कि आहार आयोजन विभिन्न रोगों में बहुत अधिक महत्व है। यदि रोग के अनुसार आहार का आयोजन नहीं किया जाए तो एक और तो रोगी का रोग से तीव्रता उत्पन्न होता है और दूसरी ओर तत्काल स्वस्थ लाभ नहीं कर पाता है। तो ये होता है इसके लाभ आहार के। अब आहार के बारे में आप लोग समझ गए हैं। आहार का मतलब होता है कि कोई भी जो हमें पौष्टिक विटामिन्स और हमारे शरीर की ऊर्जा को, पोषक तत्व का जो ऊर्जा होते है उसे प्रदान करे, वही हमारा आहार होता है। फिर आता है 3rd नंबर, क्रियाशीलता के अनुसार प्रौढ़ों का वर्णन बताइए। क्रियाशीलता के अनुसार अब इसमें लिखेंगे क्रियाशीलता के अनुसार प्रौढ़ों का वर्णन निम्न रूप से है। इसके निम्न वर्गीकरण है। इसमें लिखेंगे आप क्रियाशीलता के अनुसार प्रौढ़ों का वर्गीकरण कौन कौन से हैं। 1st नंबर पे आता है कम क्रियाशील, जिसे हम कहते हैं सेडेंटरी वर्कर। 2nd नंबर में आता है मध्यम क्रियाशील, जिसे कहते हैं मॉडरेट वर्कर। और 3rd नंबर में आता है अत्यधिक क्रियाशील, जिसे कहते हैं हार्ड वर्कर। 1st नंबर में आता है कम क्रियाशील व्यक्ति, जिसे कहते हैं सेडेंटरी वर्कर। सेडेंटरी वर्कर इसमें लिखेंगे कम क्रियाशील व्यक्तियों का हल्का फुल्का कार्य करना पड़ता है। अधिकतर ऐसे व्यक्ति बैठे बैठे कार्य करते हैं, जैसे गद्दी पर बैठा दुकानदार, बस ड्राइवर, अधिकारी, क्लर्क इत्यादि। 2nd नंबर पे आता है मध्यम क्रियाशील। जो मध्यम क्रियाशील व्यक्ति जिनकी शारीरिक जो है वो मानसिक तौर से किया जाता है, जैसे इंजीनियर हो गए, ऑफिस के हो गए, उसके बाद में फिर अकाउंटेंट हो गए, ओवरसियर हो गए, बागवानी करने वाले हो गए, फिर घर में खरीदार करने वाला व्यक्ति, प्रतिदिन टहलने व खेलने वाला, व्यायाम करने वाला व्यक्ति, नौकरी करने वाली महिला तथा स्वयं का सारा काम करने वाली महिलाएं, ये मध्यम क्रियाशील से बिलोंग करती हैं, जिसे हम कहते हैं मॉडरेट वर्कर। 3rd नंबर पे आता है हार्ड वर्कर, जिसे कहते हैं अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति। अब इसमें लिखेंगे जो व्यक्ति अधिक परिश्रम करते हैं, यानी कठिन परिश्रम जिसे कहते हैं, उन्हें हम अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मजदूर हो गया, कुली हो गया, रिक्शा, कारखाना में कार्य करने वाले व्यक्ति, लुहार, बढ़ई आदि, और मजदूर हो गए, घरों में काम करने वाले व्यक्ति हो गए, घर बनाने वाले व्यक्ति हो गए, नौकरानियाँ हो गई, खेतों में काम करने वाले व्यक्ति हो गए, चक्की पीसना, बोझना इत्यादि, ये कार्यों में अधिक मेहनत का काम लगता है, अधिक ज़्यादा परिश्रम लगता है, तो ये हार्ड वर्कर के रूप में आते हैं, अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद फिर आपका आता है 4था नंबर क्रियाशात्मक, यानी कि क्रियाशात्मक विकास का क्रम एवं प्रकार बताइए। क्रियाशात्मक विकास का क्रम और प्रकार बताइए। सॉरी, यहाँ पे आपका क्रियात्मक नहीं क्रियात्मक होगा, मैं गलती से कर दिया, क्रियात्मक है, क्रियात्मक नहीं, क्रियात्मक विकास का क्रम एवं प्रकार बताइए। इसमें लिखेंगे कि क्रियात्मक विकास पहले बालक के सिर के क्षेत्र से प्रारंभ होकर उसके मुख, गर्दन, धड़, भुजाओं और पैरों से होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो यदि 1 माह का शिशु जमीन पर पेट के बल लेटा हुआ है और वो धीरे धीरे पेट के बल चलता है, फिर शिशु क्या करता है कि थोड़े बैठने का प्रयास करता है, फिर बैठने का खड़े होने का प्रयास करता है, खड़े होने का वो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और वो फिर चलने लगता है। तो जो ये क्रम होता है, ये इसे कहते हैं हम 1st नंबर मस्तकोधमुखी क्रम, जिसे कहते हैं सिरोपुच्छे क्रम, जिसे हम कहते हैं केफालोक्यूडिकल सीक्वेंस, यानी कि केफालोक्यूडिकल सीक्वेंस। इसका जो है वो पहले क्या करता है, पहले क्षेत्र में पहले से प्रारंभ होकर कार्य करता है, यानी कि जब वो 1st माह में आता है तो क्या करता है, शिशु जमीन पर लिटा जाता है और वो क्या धीरे धीरे चलता है। फिर 4 माह में क्या आता है, वो बैठने का प्रयास करता है और बैठने के बाद में जब वो 6 से 7 महीने के बाद जब बैठने लगता है 7-8 महीने तक, तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो
खड़े होने का प्रयास करता है। और जब वो धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगता है 1 साल का होने के बाद में, तो उसके उत्पन्न जो क्रियाएँ होती हैं उसका सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर क्या करता है, चलने लगता है धीरे धीरे। तो ये आपस में क्या कहते हैं, मस्तिष्क अधोमुखी के अनुसार चलता है। सेकंड नंबर आता है निकट दूर, जिसे कहते हैं हम प्रॉक्सिमोडिलिस्ट क्रम यानी सीक्वेंस कहते हैं। इस क्रम से तात्पर्य है कि बालक को सुषुम्ना नाड़ी और रीढ़ की हड्डी के पास स्थित क्षेत्रों में क्रियात्मक विकास से पहले आरंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अपने कंधों पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर कोहनों पर, अंत में कलाइयों और उंगलियों से नियंत्रण करना सीखता है। जैसे उंगली से पहले कलम पकड़ने को सीखता है, कलम के बजाय फिर वो धीरे धीरे करता है, बैठाते बैठाते वो सही से लिखना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद में क्या करता है, वो अनुभव करने लगता है कि हम वो लिखना प्रारंभ कर दिया। उसमें फिर आता है बालकों में होने वाले समस्त क्रियात्मक विकास उनके अनुसार, इसलिए संपूर्ण क्रियात्मक विकास होने लगता है। क्योंकि जब उदाहरण के लिए इसे मान लीजिए आप, 1 माह की अवस्था में बालक अंगूठा चूसने लग जाता है, 4 माह की अवस्था में वह चीज़ों को पकड़ने लगता है और 8 माह की अवस्था में वह कई चीज़ों को वस्तुओं में चुनने लगता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाई के बारे में बताया कि कलम पकड़ने वाली स्थिति, कलम आप जब पैसे पकड़ने लगे, पहले लड़कों को कलम पकड़ाया जाता है, कलम पकड़ने के बाद उसको सिखाया जाता है कि उस पर अक्षर कैसे बनाता है। अक्षर बनाने के बाद जब वो पूर्ण रूप से सीख जाता है कि हम अब किस तरीके से लिखेंगे, तो वही हम आता है निकट दूर या प्रॉक्सिमोडिलिस्ट क्रम आता है। अब क्रियात्मक विकास के प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें आता है फर्स्ट नंबर क्रियात्मक विकास के प्रकार में, इसमें लिखेंगे आप लोग कि संवेदनात्मक विकास और शारीरिक विकास। संवेदनात्मक विकास में होता है जो आपको पहले बताया था, इसमें आप उनकी किसी भी व्यक्ति का जो क्रियात्मक विकास होता है उसमें संवेदनात्मक विकास का बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि वह अपने संवेदों की सहायता से क्रियाओं के अर्थ में स्नायु द्वारा समझ, जिसे हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सारा चीज़ को गणना करना, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सारी चीज़ को गणना करना। जैसे आँख से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, इसका अनुभव कर सकता है, ये क्रियात्मक विकास के अनुसार। अब आता है शारीरिक क्रियात्मक विकास। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जो मैंने आपको बताया। एक तो क्रियात्मक विकास आता है जिसमें सिर, धड़, हाथ, जैसे आपका सिर हो जाता है, धड़ हो जाता है, हाथ और पैर होता है। और उसके बाद बड़ी मांसपेशियाँ, जैसे आपकी आती है पीठ, रीढ़ की हड्डी होती है, छोटी मांसपेशियाँ हो जाती हैं, क्रियात्मक विकास का कार्य करती हैं, आंत हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न, भोजन के क्या कार्य हैं। 5वां प्रश्न है भोजन के क्या। अब भोजन के कार्य भी लिखेंगे आप लोग। भोजन के कार्यों में निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, या हम कह सकते हैं भोजन कार्यों को निम्नलिखित रूप से हम जान सकते हैं। फर्स्ट नंबर में आता है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला तो आता है ऊर्जा प्रदान करना, फिर दूसरा आता है नए तंतु का निर्माण करना, उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, और थर्ड नंबर में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। जैसे अब आता है फर्स्ट नंबर में ऊर्जा प्रदान करना। अगर ऊर्जा शरीर की अनिवार्य आवश्यकता होती है, भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाओं के भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कठोर शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को क्या होता है, उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें कार्बोहाइड्रेट जैसे वसा एवं प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऊर्जा के अनुसार आती है। सेकंड नंबर में आता है नए तंतुओं का निर्माण करना। जैसे तंतु होता है सेल हमारे, जिसे डर्मिस बोलते हैं, चमड़ी, टूट फूट हड्डी टूट जाती है, इसकी मरम्मत करना। जैसे हमारी सेल होते हैं, कोशिका होती है, इसमें न्यूनतम इकाई जो होती है वो कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। जन्म से प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विकास एवं क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं एवं ऊतकों की हमें ज़रूरत होती है, और इसके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण करके वह उनकी टूट फूट की मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन द्वारा किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका होता है शरीर का निर्माण में सहायक में प्रोटीन, खनिज की मात्रा तथा जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और कैल्शियम, इसको अगर फास्फोरस और कैल्शियम के साथ अगर मिलाकर इसका हम रिएक्शन करें तो कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, और फास्फेट दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में योगदान करती है। अब आता है आरबीसी। आरबीसी होता है लोहा लाल रक्तकण, जिसे कहते हैं लाल रक्तकण। इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो हीम का भाग लोहा होता है और ग्लोबिन का होता है प्रोटीन, यानी कि ये दोनों आपका मिलकर एक ऑक्सीजन को जीवित कोशिकाओं में पहुंचाता है।
जहाँ कार्बोहाइड्रेट और वसा के कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्वों में की जो आवश्यकता होती है उसको उस ऊर्जा को क्या करती है, उत्पन्न करती है और उसके जो कार्य संचालन है उसको पूर्ति करती है। फिर आता है 7 नंबर में शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। इसमें लिखेंगे शरीर के विकास एवं उनकी क्रियाशीलता के सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्वों तथा निर्माण तत्वों के सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे शरीर की जो रोग हैं उसको रोग प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगर हमारे शरीर में जो पहुंचाने वाले सुरक्षात्मक तत्व हैं उनकी जो जैविक क्रिया है यानी कि नियंत्रित ना करें तो अंगों के सुचारू रूप से संचालन उसकी सहायता पहुंचाने वाले तत्वों के असंतुलन से शरीर का विकास प्रभावित होता है और अनेक रोग से हम पीड़ित हो जाते हैं। और इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हमें प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो हमें इसके जो मुख्य तत्व हैं वो खनिज लवण होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, जल और प्रोटीन इसकी आवश्यकता में मुख्य रूप से आवश्यक होने चाहिए। फिर आता है 3rd नंबर मनोवैज्ञानिक कार्य। इसमें आता है मनोवैज्ञानिक कार्य। इसमें आधुनिक मनोवैज्ञानिक में विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भोजन केवल क्षुधा शांत, यानी कि क्षुधा का मतलब होता है हमारे जो मन है या हमारे जो पेट है उसको शांत करने तथा उसका पोषण का कार्य ही नहीं करना बल्कि अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए उत्तम साधन भी, यानी कि हमारे शरीर को बड़े से बड़े कार्यों को क्या होता है, बड़े से बड़े कार्यों का सरल बनाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित करने से उस व्यक्ति के लिए आत्मीयता एवं मित्रता की अनुभूति होती है और इसी प्रकार किसी व्यक्ति के प्रस्तुत किया गया भोजन व्यक्ति के लिए मानसिक तनाव को कम करता है और अनेक बार परिवार की बहुत सी समस्याओं को निदान खाने के लिए सब लोगों के मिल बैठने के कारण संभव हो पाता है। 3rd नंबर में आता है सामाजिक कार्य, यानी मनोवैज्ञानिक कार्य, उसका सामाजिक कार्य। अब सामाजिक कार्य में लिखेंगे आप लोग कि मानव सामाजिक प्राणी है। जिस तरह एक परिवार की रचना कुछ सदस्यों द्वारा होती है ठीक उसी प्रकार समाज की परिवारों एवं कुटुंबों के द्वारा होती है। व्यक्ति आपस में भावनाओं का आदान प्रदान करके अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। इस आदान प्रदान की एक माध्यम भोजन भी है और जिसके द्वारा व्यक्ति प्रेम, मित्रता, सहयोग आदि भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये था भोजन। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, 6ठा प्रश्न है कि बालकों में ईर्ष्या की भावना को नियंत्रित करने के उपाय का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी। अब बालकों में जो ईर्ष्या का भावना उत्पन्न होती है वो किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, ये यहाँ पे आपको लिखना है। अब ईर्ष्या की भावना बालक के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है, इसलिए बालक में ईर्ष्या की भावना तत्काल नियंत्रित करना चाहिए। इसे नियमित करने के लिए निम्नलिखित साधन को अपनाना चाहिए। कौन कौन से हैं? 1st नंबर में आप लिखेंगे इसमें कि बालक को खाली नहीं बैठने देना चाहिए क्योंकि इनकी दिनचर्या मनोरंजक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। 2nd नंबर, बालक को जिद्दी नहीं बनाना चाहिए। अधिकतर जिद्दी बच्चे ही ईर्ष्यालु होते हैं, इनको अगर आप जिद्दी बना देंगे तो ये ईर्ष्या द्वेष इनके अंतर्गत आ जाती है। 3rd नंबर में, बच्चे को किसी भी वस्तु या खिलौने को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य बच्चे को नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे में भी ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर 4th नंबर में आता है कि बालक कभी भी अधिक उत्तेजित नहीं होने देना चाहिए। 5 नंबर में आप लिखेंगे छोटे बच्चों को अधिक तंग नहीं करना चाहिए। 7 नंबर में आता है बच्चों को नकारात्मक आदेश नहीं देना चाहिए। और फिर 8th नंबर में, यदि बालक का स्वभाव चिड़चिड़ा है तो माता पिता को उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और फिर आता है 9 कि परिवार में छोटे बड़े सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यदि बालक कोई अपराध करता है तो उसे अपराध करने की बुराई नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका 6ठा प्रश्न होता है। उसका 7th नंबर में आता है आपका हार्मोनल परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आपका हार्मोनल परिवर्तन। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखेंगे आप लोग कि यौनारंभ घटनाओं का एक क्रम जिनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वयस्क शारीरिक विशेषताओं और पुनरुत्थान की क्षमता उत्पन्न होती है। इन शारीरिक परिवर्तनों को पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और कूप उत्तेजित करके हार्मोन द्वारा
तेज यानी उत्पादित हार्मोन के स्तर पर परिवर्तन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब यौनारंभ की जो शुरुआत में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसको क्या होता है, कूप उत्तेजित हार्मोन को स्तर बढ़ा देता है, जो सेक्स हार्मोन की उत्पाद को उत्तेजित करता है। सेक्स हार्मोन जो मुख्य रूप से एस्ट्रोजन के बढ़े हुए स्तर के परिणाम स्वरूप शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें स्तनों, अंडाशय, गर्भाशय और यौन की परिपक्वता शामिल है। आमतौर पर ये परिवर्तन यौन के दौरान क्रमिक रूप से होते हैं, जिनमें परिणाम स्वरूप यौन परिपक्वता आती है। अब यौन प्रजनन प्रणाली की जो हाइपोथैलिक होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कहते हैं HPG, यानी हार्मोन द्वारा नियंत्रित आता है। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्पंदनात्मक तरीके से स्रावित करता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से फिलिकल क्या होता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कहते हैं FSH, और फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH के स्रावण से उत्तेजित करता है। अब FSH और LH सेक्स रिटायर्ड टेस्टोस्टेरोन के विश्लेषण और स्रावण से प्रोत्साहित करने के लिए अंडाशय और अंडकोश पर कार्य करते हैं। अब यौनारंभ के दौरान होने वाले कई बदलाव हार्मोन के स्तर पर बदलाव से संबंधित होते हैं। कौन कौन से हैं इसमें लिखेंगे आप लोग। फर्स्ट नंबर में आपका आता है, फर्स्ट हार्मोन आपका आता है टेस्टोस्टेरोन। क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन। जो ये हार्मोन होता है ये पुरुषों का एक प्राथमिक सेक्स हार्मोन है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या होता है, पुरुषों का एक प्राथमिक सेक्स हार्मोन है, जो अंडकोश यानी कि वृषण द्वारा निर्मित होता है। जो लड़कों में यह लिंग और वृषण के विकास को उत्तेजित करता है। इसका कारण होता है पुरुषोचित लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे गहरी आवाज़, चेहरे पर बाल और मांसपेशियों का विकास। यह हार्मोन कुछ हद तक महिला विकास में भी भूमिका निभाता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने में मदद करने के लिए अंडाशय द्वारा क्या होता है, कम मात्रा में निर्मित होता है। तो ये आता है किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन में जैसे अगर आपकी हड्डी मजबूत नहीं होती है तो इससे टेस्टोस्टेरोन के अंदर अनुसार होता है। फिर आता है सेकंड नंबर एस्ट्रोजन, यानी टेस्टोस्टेरोन का मतलब आप समझ गए कि इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, इसमें किस प्रकार के होते हैं। इसमें मांसपेशियां, हड्डियों की मजबूती बनाए रखता है, और सबसे बड़ी बात होता है इसमें कि इसमें क्या करता है कि जो गहरी आवाज़, इसमें जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन कहता है कि जब देखते हैं कि लड़कों में गहरी आवाज़ आ जाती है, इनके चेहरे पर बाल आता है, जैसे दाढ़ी हो गया, उसका मांसपेशियों में विकास होने लगती है। वही चीज़ें कुछ इससे जो टेस्टोस्टेरोन होता है मुख्य रूप से पुरुषों में पाता है, लेकिन कुछ इसमें क्या होता है, स्त्रियों में पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो हड्डियों में हड्डियाँ होती हैं उसमें इनकी मजबूती होती है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, और अंडाशय इनका मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें निर्मित होती है, टेस्टोस्टेरोन के अंतर्गत आता है। ये सारे ये जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये इसमें आता है। फिर आता है सेकंड एस्ट्रोजन। ये महिलाओं का प्राथमिक सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है वो क्या होता है, इसमें महिलाओं का प्राथमिक सेक्स हार्मोन है। यह गर्भाशय और स्तन ऊतक के विकास को बढ़ावा देता है। थर्ड नंबर में आता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसे कहते हैं DHT, यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन से अधिक शक्तिशाली होता है, और ये क्या करता है, यौनारंभ के दौरान बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है। यह पुरुषों और महिलाओं में यौन शुरू करने में मदद करता है। फोर्थ नंबर में आता है आपका ओस्ट्रोडियोल, जिसे कहते हैं ओस्ट्रोडियोल हार्मोन। यह क्या है, इसमें अंडाशय द्वारा निर्मित यह हार्मोन स्तनों पर महिला प्रजनन प्रणाली के विकास को प्रेरित करता है, और ये क्या होता है, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करता है। लड़कों और पुरुषों के शरीर में भी ओस्ट्रोडियोल होता है, जो वृषण द्वारा कम मात्रा में निर्मित होता है और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है। 5 नंबर में आता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब ये क्या होता है, यौनारंभ के दौरान इसका स्तर बढ़ जाता है, और जिससे हड्डियों और मांसपेशियों में वृद्धि के साथ साथ ऊंचाई में भी तेजी से वृद्धि कर जाता है, और प्रतिवर्ष 2 इंच से कम की ऊंचाई में धीमी वृद्धि हार्मोन की कमी की संकेत दी जाती है, जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन कहते हैं, जिससे जिनकी लंबाई बढ़ती है।
तो ये आपका हो गया 7वां प्रश्न हो गया। उसके यहाँ पे आता है नेक्स्ट आपका खंडसा। खंडसा में आपको केवल 2 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न है नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न आता है संवेग को परिभाषित कर कीजिए तथा इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। और 10वां प्रश्न आपका आता है इसमें बाड़ी से आप क्या समझते हैं, बाड़ी का महत्व बताइए। 11वां में पियाजे के बोध विकास सिद्धांत को विस्तार में लिखिए। तो इस तरीके से आपको सारे अलग अलग प्रश्न हमने आपको यहाँ पे बता दिया। और इससे पहले कुछ प्रश्न मैं आपको अलग से बता दिया था, इसमें कुछ हमारे दोस्त आलोचक कर रहे थे कि सर आप इसमें किस तरीके से आप सीरीज़ पढ़ा रहे हैं, आप बुक पढ़ा रहे हैं। तो बुक से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। एक तो ये समझ में आता है कि आपको लिखना क्या है और लिखने में क्या चीज़ें लिखेंगे, क्या समझ में आएगा, तो ये चीज़ें आपको समझ में आता है। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको कोई नहीं बताता है। और अगली वीडियो में हम आपको ये 2-2 प्रश्न या 1-1 प्रश्न करके हम आपको अलग से समझा देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपका सेक्शन सी का होता है और लॉन्ग प्रश्न होने की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने से होता है और आपको ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।